ओके, सो वेलकम टू द पार्ट 6 ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो अभी तक हमने ये दो केस कर लिए थे, आपके पास E ग्रेटर देन V2 और दूसरा केस हमने किया था जब E आपके पास लेस देन V1 और ग्रेटर देन V मिनिमम। ओके, तो इसके बिहाफ पर हमने केसेस कर लिए थे पार्ट 5 में। अब मैं यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट बताना जा रहा हूँ इस x1 x2 पॉइंट्स के रिगार्डिंग क्लासिकल टर्निंग पॉइंट। देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में टर्निंग पॉइंट वाला कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ क्लासिकल टर्निंग पॉइंट। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है मैं वो भी बताता हूँ आपको। जैसे कि देखिए हमने ये तीनों पॉइंट्स किए थे ना, आपके पास x बिटवीन x1 एंड x2, तो यहाँ पर था वो पॉइंट, और x आपके पास लेस देन x1, तो यहाँ पर भी वेव फंक्शन निकल के आया था हमारे पास, हमने ये डिफाइन किया था, और x ग्रेटर देन x2 हमने ये वेव फंक्शन डिफाइन किया था। तो आपके पास तीनों पार्ट्स में, ठीक है, तीनों पार्ट्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है, वेव फंक्शन देखने को मिल रहा है, और इनके रिगार्डिंग्स आपको प्रोबेबिलिटी देखने को मिलेगी। ओके, पर हाँ ये बात है कि आपके पास एट प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी ये आपके पास नहीं होंगे, वो आपके पास, क्योंकि ये बाउंड स्टेट है, ठीक है, वहां पर पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो जीरो होगी। ठीक है, बट आपके पास बिटवीन प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी आपको ये वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आपके पास इसके अंदर कहीं टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। ओके, बट यहाँ पर हम जो मेनली बात कर रहे हैं वो क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स देखते हैं। अब तो ये टर्निंग पॉइंट आपके पास क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है। तो क्लासिकल टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट है जहां से आपके पास पार्टिकल अपनी जो पोजीशन है उसको टर्न कर लेगा। तो क्लासिकल टर्निंग पॉइंट की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, जैसे कि आपने क्लास 11 12th में पढ़ा होगा, ये वो पॉइंट होता है जहां पर आपके पास जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाती है। द पॉइंट एट विच E इक्वल्स टू V। ओके, तो यहां पर जब आपके पास पूरी टोटल एनर्जी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, जीरो रहती है। अब अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी हमारे पास तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा, और अगर मोमेंटम जीरो हो जाएगा तो आपके पास वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो ये चीज क्लासिकल टर्निंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करती है। सो क्लासिकली मैं यूं कहना चाहता हूं कि जो आपके पास x1 और x2 का जो रीजन है ये आपके पास अलाउड रीजन होगा, और आपके पास लेस देन x1 और ग्रेटर देन x2 का रीजन है आपके पास फॉरबिडन रीजन होगा। तो देखिए मेरे पास इसके कहने का मतलब क्या है। देखिए हम जानते हैं कि एनर्जी आपके पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। ओके, तो देखिए यहाँ से जब मैं काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ, काइनेटिक एनर्जी आपके पास एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और आपके पास एनर्जी लेस देन जो पोटेंशियल, तो यहाँ पर तो इस रीजन में आपके पास क्या था, एनर्जी आपके पास क्या थी, एनर्जी ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा केस। ठीक है, और इन रीजन्स में आपके पास एनर्जी लेस देन पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए जब आपके पास एनर्जी ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी होगी तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आएगी। ओके, तो जब आपके पास एनर्जी लेस देन पोटेंशियल एनर्जी आएगी तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगी, जो कि क्लासिकली फॉरबिडन है। ठीक है, तो ये आपके पास फॉरबिडन रीजन होगा, फॉरबिडन रीजन, और ये आपके पास अलाउड रीजन होगा। ओके, अब चलते हैं हमारे तीसरे केस के ऊपर। तीसरा केस जो हमारे पास था, आपके पास एनर्जी बिटवीन V1 एंड V2। तो देखिए आपके पास V1 एंड V2 के बीच में जब एनर्जी होगी, तो जैसे मान लीजिए पार्टिकल ने एनर्जी हमारे पास ये एनर्जी है, ठीक है, तो पार्टिकल ने मान लीजिए इस पॉइंट से ट्रैवल करना शुरू किया, यहाँ से ट्रैवल करना शुरू किया, तो वो अब इस बैरियर को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, अब इसके लिए वो टर्निंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसके लिए अब एनर्जी ग्रेटर देन V1 है। बट हाँ, अगर वो इसके राइट में जाता है तो उसके लिए ये पॉइंट अब एक टर्निंग पॉइंट की तरह काम करेगा, जिसको हम x2 डैश कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिकली ये एक फॉरबिडन रीजन हो जाएगा उस पार्टिकल के लिए, बट क्वांटम मैकेनिकली ये आपके लिए फॉरबिडन रीजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेव फंक्शन होगी वो एग्जिस्ट करेगी, और उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो नॉन जीरो होगी। हाँ, पर वो वेव फंक्शन हमारे पास इन्फिनिटी पे क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, क्योंकि ये बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये एक तरह का मिक्स्ड केस बन रहा है। तो मतलब कि इस एनर्जी के लिए आपके पास पार्टिकल इस स्टेट, इस साइड तो आपके पास फ्री पार्टिकल बिहेव कर रहा है, और इसमें आपके पास एक बाउंड स्टेट में बिहेव कर रहा है। समझ आ गई बात? तो देखिए इसको मैं नोट डाउन कर देता हूं। थर्ड केस, तो केस है आपके पास एनर्जी आपके पास V1 और V2 के बीच में। ठीक है, V1 और V2 के बीच में आपके पास जो एनर्जी है फॉर x ग्रेटर देन x3, x3 पॉइंट ले लिया मैंने, जो आपके पास राइट हैंड साइड टर्निंग पॉइंट था ना। ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन x3 आपके पास जो एनर्जी क्या आई थी, एनर्जी लेस देन पोटेंशियल आई थी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, फॉरबिडन रीजन। ओके, और जो आपके पास फॉर x लेस देन x3 रीजन था, ये आपके पास यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी ग्रेटर देन पोटेंशियल रहेगी, है ना, ये तो हमने देखा ही था। ये आपके पास अलाउड रीजन होगा। ओके, फोर्थ केस क्या था आपके पास, फोर्थ केस हमने देखा था कि जैसे कि आपके पास ये रहा कि एनर्जी आपके पास लेस देन V मिनिमम, तो एनर्जी आप यहाँ पर मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जब आपके पास पार्टिकल मूव कर ही नहीं सकता, है ना, क्लासिकली पार्टिकल मूव कर ही नहीं सकता, आपके पास मोमेंटम उसका क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो इस केस में आपके पास फॉर द होल स्पेस क्या होगा, एनर्जी लेस देन पोटेंशियल है। ठीक है ना, ये तो डीट है, मतलब कि फॉर होल स्पेस है, फॉर होल स्पेस आपके पास एनर्जी लेस देन पोटेंशियल है। तो यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन पॉसिबल नहीं है लिखना। ठीक है, सो श्रोडिंगर इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व्ड हियर, श्रोडिंगर इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व्ड। ओके, तो आइए अब हम डिफरेंट पोटेंशियल्स देखते हैं। पहला है हमारे पास पोटेंशियल स्टेप या फिर स्टेप पोटेंशियल। ठीक है, देखिए जो स्टेप वर्ड आया ना इसके अंदर, ये यूनिट स्टेप फंक्शन से आया है। पहले आप इसे देखिए, तो आप इसमें देखिए यूनिट स्टेप फंक्शन,
तो यूनिट स्टेप फंक्शन में क्या होता था, आपके पास एक यूनिट साइज का आपके पास डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती थी आपको एट एक्स इज इक्वल टू 0. ओके, सो एक्स ग्रेटर देन 0 we have value of the function is equals to 1 and for x less than 0 we have value of the function is equals to 0. सेम वाइज आपके पास स्टेप अप पोटेंशियल में क्या होगा, फॉर x लेस देन 0 आपके पास पोटेंशियल 0 होगा और आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आपके पास पोटेंशियल v0 होगा और ये पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होगा, ठीक है, एट x इज इक्वल्स टू 0. सो द पोटेंशियल दैट अंडरगोज वन डिसकंटिन्यूअस चेंज इज कॉल्ड स्टेप पोटेंशियल. ओके, तो एक डिसकंटिन्यूअस चेंज है, तो आइए देखते हैं. तो देखो इस पोटेंशियल की आपके पास जो हाइट है वो v इज इक्वल्स टू v0 है. ओके, मैं एक बात आपको यहाँ बता दूं कि जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में मैटर वेव डिस्कशन करते हैं, ठीक है, तो मैटर वेव भी आपके पास यहाँ पर रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट होती हैं बाउंड्री पर, जैसे कि हम ईएम वेव्स में पढ़ते हैं. ईएम वेव्स आपके पास भी रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट होती है ना. यहाँ पर जब मैं बाउंड्री कहता हूँ ना, बाउंड्री का ये मतलब है कि उसके एक साइड अलग मीडियम होता है और दूसरी साइड उसके अनदर मीडियम है. तो आइए पहला केस देखते हैं, एनर्जी ग्रेटर देन v0. तो देखिए एनर्जी ग्रेटर देन v0 का केस हमने देखा ही था. ये स्कैटरिंग शो करता है, हमारे पास स्कैटरिंग स्टेट शो करता है, ये बाउंड स्टेट का नहीं है आपके पास. ओके, तो इसके अंदर एनर्जी हमारे पास क्या देखने को मिलती थी, कंटिन्यूस देखने को मिलती थी. ओके, आगे देखते हैं. देखिए इसके अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन के लिए, लेफ्ट एंड राइट. देखिए फर्स्ट रीजन के पहले लिखते हैं हम. फर्स्ट रीजन में आपके पास पोटेंशियल 0 है, तो आप देखिए इस श्रोडिंगर इक्वेशन पोटेंशियल 0 कर दीजिए, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me बाई एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ पर देखिए जो ये के स्क्वायर की वैल्यू है पॉजिटिव बन रही है. तो मैंने आपको कहा था जब के स्क्वायर की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव बनेगी ई ग्रेटर देन v0 केस में आपके पास, तो आपके पास जरूर ही जो वेव फंक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा, a e टू द पावर i के x प्लस b e टू द पावर माइनस i के x. तो वही बनाया इधर, ठीक है. यहाँ पर हमने k1 इसलिए लगाया क्योंकि हम फर्स्ट रीजन में हमारे पास k की वैल्यू कुछ अलग आएगी और सेकंड रीजन में आपके पास k की वैल्यू कुछ अलग आएगी. देखिए साई1 में आपके पास दो सुपर इम्पोज्ड वेव फंक्शन आए हैं, a e टू द पावर i के x प्लस b e टू द पावर माइनस i के x. तो i के x पॉजिटिव i के x वाला आपके पास इंसिडेंट वेव शो कर रहा है और आपके पास दूसरा रिफ्लेक्टेड शो कर रहा है. ओके, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जो साई फर्स्ट रीजन का वेव फंक्शन होगा वो इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन टाइप का होगा. रीजन 2 की बात करें जहाँ पर आपके पास x ग्रेटर देन 0 है, तो वहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एक कांस्टेंट देखने को मिलता था v इक्वल टू v0. तो यहाँ पर आपके पास k स्क्वायर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर इसलिए मैंने k को 2 से शो किया है, k2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2me माइनस v0 बाई एच कट स्क्वायर. देखिए अभी भी आपके पास एनर्जी ग्रेटर देन पोटेंशियल है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है. सेम वही आपके पास वेव फंक्शन बनेंगे, बस k1 की जगह k2 आ जाएगा. ओके, तो c e टू द पावर i k2x प्लस d e टू द पावर माइनस i k2x. तो यहाँ पर भी आपके पास सेम वही कंसेप्ट बनेगा, c e टू द पावर i k2x ये आपके पास इंसिडेंट वेव होगी और दूसरी आपके पास रिफ्लेक्टेड. बट यहाँ पर थोड़ी सी आपके पास चेंजेस देखने को मिलेंगे. देखिए जो सेकंड रीजन में आपके पास जो वेव इंसिडेंट कर रही है, ठीक है, तो इंसिडेंट के बाद क्या वो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट का कोई पोर्शन ही नहीं है क्योंकि आगे कोई बाउंड्री नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर बाउंड्री का कोई चांस ही नहीं बनता, तो दूसरी वेव का आपके पास कोई चांस ही नहीं बनता. यहाँ पर सिर्फ इंसिडेंट वेव एग्जिस्ट करेगी, रिफ्लेक्टेड नहीं एग्जिस्ट कर सकती बिकॉज देयर इज नो बाउंड्री देयर. ओके, तो हम कह सकते हैं कि c e टू द पावर i k2x जो कि आपके पास ट्रांसमिटेड हो गई है वेव, ठीक है, और दूसरी वेव जो आपके पास अब रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ सकती वो अलाउड नहीं है, वो एब्सेंट रहेगी बिकॉज नो रिफ्लेक्शन, बिकॉज पोटेंशियल इज कांस्टेंट, नो बाउंड्री इन रीजन सेकंड. ओके, तो अब देखिए हमने ये तो कह दिया कि ये वेव आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगी. इसका ये मतलब है कि आपके पास d की वैल्यू 0 होगी, तभी आपके पास ये वेव 0 बन सकती है. तो साई सेकंड आपके पास सिर्फ c e टू द पावर i k2x रह जाएगा जो साई ट्रांसमिटेड को रिप्रेजेंट करेगा. अब जो दोनों रीजन में आपके पास जो वेव फंक्शन बन रहे थे रीजन 1 एंड रीजन 2, उसको हमने दोनों को लिख दिया है. तो देखिए जब भी आपके पास स्कैटरिंग होगा ना तब आपको रेशोज फाइंड करने होंगे. ठीक है, तो इस रेशोज जैसे कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, तो ये मैं बताता हूँ आपको क्यों करने होंगे. तो पहले तो आपको डेफिनेशन बता देता हूँ. रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टिव करंट डेंसिटी टू द इंसिडेंट करंट डेंसिटी. ओके, and transmission coefficient the ratio of magnitude of the transmitted current density to the incident current density और reflection plus transmission is equals to 1. ये आपको ये भी याद होगा कि हमने करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा था, माइनस आई एच कट के बाई 2m माइनस आई एच कट बाई 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार. ओके, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या ट्रिक फॉर्म में कर दिया था, मॉड साई स्क्वायर वी एच कट के बाई m. तो अब देखिए ये तो हमने देख ही लिया था कि साई इंसिडेंट हमारे पास a e टू द पावर i के x, साई रिफ्लेक्टिव b e टू द पावर माइनस i k1x, c साई ट्रांसमिटेड c e टू द पावर i k2x. तो आइए जे इंसिडेंट निकालते हैं. तो जैसे कि हमने कहा कि जे इंसिडेंट हमें कैसे निकालेंगे, मॉड साई स्क्वायर एच कट के बाई एम. तो देखिए साई इंसिडेंट का मॉड साई करेंगे तो ए स्क्वायर ए मॉड स्क्वायर एच कट के वन बाई एम आएगा. ठीक है, और ऐसे ही आप जे रेफ निकालेंगे, जे रिफ्लेक्टिव आपके पास देखिए कितना आएगा, साई स्टार साई. तो आप इसका करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, मॉड बी स्क्वायर और माइनस एच कट के वन बाई एम. और जे ट्रांसमिटेड भी सेम टू सेम ऐसे निकल जाएगा. अब देखिए कोएफिशिएंट्स निकालना एकदम आसान है. कोएफिशिएंट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आपके पास पहले जे रिफ्लेक्टेड ओवर जे इंसिडेंट वो आपके पास रेशो आ गया b बाई ए, और ऐसे ही आपके पास ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट भी आ गया. ठीक है, c बाई ए k2 बाई k1. तो इसमें देखिए ये रेशोज आ गए ना हमारे पास. तो वही बात कह रहा था मैं तब. तो जब हम स्कैटरिंग स्टेट को डिस्कस करते हैं तो हम रेशोज फाइंड करते हैं.
तो देखिए जो हमारे पास ये साई एक्स का सोल्यूशन आया था ना, ये अलाउड होने के लिए बाउंड्री से कंटिन्यूस होना चाहिए, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइनाइट होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, वेव फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, वो सभी प्रॉपर्टीज अगर यहाँ पर लग रही हैं तो हमें इसकी फॉर्म को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट फॉर्म पे चलना है। अब देखिए अब जो ये वेव फंक्शन है ना आपके पास, देखिए 2 रीजन में है ये। ठीक है, तो वही वेव फंक्शन अलाउड होंगे जो कंटिन्यूस की कंडीशन को वोल स्पेस में फॉलो करेंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ इसकी बात, मतलब अब ये जो वोल स्पेस में फॉलो करेंगे तो आपके पास फर्स्ट रीजन में जो साई होगा, वेव फंक्शन होगा, वो सेकंड रीजन के साई पे फॉलो करना चाहिए एट बाउंड्री। ठीक है, इसका मतलब बताता हूँ मैं आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास अब देखिए जो हमने वेव फंक्शन ले रखे हैं वो आपके पास क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए। तो कंटिन्यूस होने के लिए आपके पास फर्स्ट रीजन में एट बाउंड्री x इज इक्वल टू 0 मस्ट बी इक्वल टू साई 2 विच इज द वेव फंक्शन इन द रीजन 2 इक्वल एट x इज इक्वल टू 0, दे बोथ मस्ट बी द सेम। अब देखिए दूसरी बात, हमने ये बात भी पढ़ी थी कि जब आपके पास पोटेंशियल फाइनाइट होता है तो बाउंड्री पे उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो कंटिन्यूस होता है। तो बाउंड्री पे हम ये चीज़ भी देखेंगे, फर्स्ट रीजन में जो आपके पास वेव फंक्शन बन रहा था उसका डेरिवेटिव एट बाउंड्री, एंड सेकंड रीजन में जो आपके पास वेव फंक्शन बन रहा था उसका डेरिवेटिव एट बाउंड्री मस्ट बी सेम। तो बाउंड्री पे पोटेंशियल फाइनाइट होगा तभी अलाउड होगा। ओके, तो देखिए साई 1 और साई 2 मैंने वापस से लिख दिए हैं यहाँ पर, और साई 1 साई 2 में बाउंड्री कंडीशन लगेगी। तो देखिए साई 1 साई 2 में जब आप x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे और साई 2 में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। सेम जब आप इनका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, तो डेरिवेटिव करना आप जानते हैं ना आप, तो डेरिवेटिव कर लीजिएगा इसका। ठीक है, दोनों को डेरिवेटिव कीजिए, x इज इक्वल टू 0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपके पास देखिए क्या बनेगा। तो देखिए आपके पास क्या बनेगा, k1 a माइनस बी k2 c। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास जो वेरिएबल थे a b एंड c है ना, a b और c 3 वेरिएबल थे, और हमारे पास इसके अंदर रिलेशंस कितने दे रखे हैं, रिलेशंस हमें 2 रखे हैं। देखिए वेरिएबल्स 3 है, रिलेशन हमें 2 दे रखे हैं। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा होगा कि जब नंबर ऑफ रिलेशन नंबर ऑफ अननोन सोल्यूशन से लेस हों, ठीक है, तो हमारे पास रिलेशंस ये दे रखे हैं। ठीक है, जो नंबर ऑफ रिलेशन नंबर ऑफ अननोन से लेस हों, ठीक है, तब हमारे पास यूनिक सोल्यूशन नहीं आता। हाँ, अगर हमारे पास ये ज़्यादा हों या बराबर के हों, ठीक है, तब हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आ सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सोल्यूशन आने वाला है वो एक दूसरे की फॉर्म में आने वाला है। ओके, तो वहीं पर हम देखेंगे, देखिए k1 a माइनस बी k2 c। ओके, अब देखिए जो इक्वेशन 1 थी a प्लस बी इक्वल टू सी, उसके साथ हमने k2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब तो बस इसमें एलिमिनेशन लगेगा। ठीक है, एलिमिनेशन लगाइए, b का a टर्म्स में फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, b को a के टर्म्स में फाइंड कर लिया। अब इस चीज़ को हम हमारे रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट वाले रेशियोज में पुट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना रेशियोज फाइंड करने होते हैं इसके अंदर। एक बार और देखिए, इक्वेशन 1 को a प्लस बी इक्वल टू सी को k1 से मल्टीप्लाई कीजिए। इस बार हमारे पास c और a में रेशियो निकल आए। ओके, ये हमने डेलिबरेटली निकाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट में आपके पास क्या था, b बाय a, मैंने कहा था डेलिबरेटली निकाले हैं, तो b बाय a हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इजीली, k1 माइनस k2 ओवर k1 प्लस k2 का मॉड स्क्वायर। ओके, ऐसे ही आप ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट में भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, वहाँ पर आपके पास c बाय a रेशियो बन रहा था, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। अब देखिए एक बात और, यहाँ पर आपके पास k1 को हम मोमेंटम की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, वेव फंक्शन आपके पास फर्स्ट रीजन की वेव फंक्शन का मोमेंटम p1 इज इक्वल टू h कट k1 और सेकंड रीजन का मोमेंटम आपके पास p2 h कट k2। ठीक है, तो ये आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो p को हम 2me बाय h कट स्क्वायर की फॉर्म में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अंडर रूट फॉर्म में लिख लीजिए। ऐसे ही आप p2 को भी, क्योंकि वहाँ पर आपके पास e माइनस वी नॉट है एनर्जी। ओके, तो ऐसे आप इसको थोड़ा सा अरेंज करके आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के लिए। ओके, ईजी। अब देखिए मैंने कहा था r प्लस टी आपके पास 1 आएगा, अब इनको ऐड करके देखें आप, आपके पास 1 आएगा। तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट से ये लगता है देयर आर फाइनाइट एंड नॉन जीरो चांसेस ऑफ रिफ्लेक्शन एज वेल एज ट्रांसमिशन। तो आइए स्टेप ऑफ पोटेंशियल के रिगार्डिंग वेव फंक्शन प्लॉट किया जाए। अब क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल के लिए जो ग्राफ था वर्सेस एक्स, वो कैसा था, ये चीज थी हमारे पास। तो अब वेव फंक्शन के लिए हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा, साई ऑफ एक्स। ओके, तो हमें ये जानना है। तो इसके लिए पहले मैं बोथ रीजन का आपके पास वेव फंक्शन लिख लेता हूं। वो हमारे पास क्या, ए टू द पावर आई के 1x प्लस बी ई टू द पावर आई के 2x, और सेकंड रीजन का आपके पास वेव फंक्शन था सी ई टू द पावर आई के 2x, ये k1 है, सॉरी। ठीक है, तो अब देखिए हमने दोनों यहाँ पर जो एक्सेस ले रखे हैं वो रियल ले रखी हैं, तो हमें इन वेव फंक्शन को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रियल वेव फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं a इक्वल्स टू b ले लेता हूँ। अगर मैं a इक्वल्स टू b लूंगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2a cos k1x फॉर्मूला बन जाएगा ना ये। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखिए इसको कन्वर्ट करने के लिए हम इसका रियल पार्ट ले लेंगे इस वेव फंक्शन का। इस वेव फंक्शन का आपके पास रियल पार्ट क्या होगा, c cos k2x। ओके, तो देखिए अब इन दोनों वेव फंक्शन को हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं। तो आपके पास जो साई 1 है वो यहाँ पर प्लॉट होगा। तो देखिए जो साई 1 आपके पास प्लॉट होगा उसका एम्पलीट्यूड आपके पास क्या चलेगा, 2a। ठीक है, तो ये आपके पास ये जा रहा। अब आगे बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री पर क्या होगा, बाउंड्री पर आपके पास कंडीशन है a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये हमने देखा था, और a b हमने बराबर ले रखे हैं, तो 2a इज इक्वल टू सी। तो यहां से आपके पास ग्राफ ऐसा जाएगा। ओके, पर यहां पर एक चीज है, यहाँ पर क्या आपके पास, हम जानते हैं कि एनर्जी आपके पास कंजर्व रहती है। ठीक है, एनर्जी अगर आपके पास कंजर्व रहती है, एनर्जी फर्स्ट रीजन में और एनर्जी सेकंड रीजन में आपके पास कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट प्लस
काइनेटिक एनर्जी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, जीरो। काइनेटिक एनर्जी इन सेकंड, काइनेटिक एनर्जी इन सेकंड प्लस पोटेंशियल वी नॉट। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी सेकंड पार्ट की है वो आपके पास लेस है काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्ट से। ओके, अगर काइनेटिक एनर्जी सेकंड पार्ट की लेस है फर्स्ट रीजन से, तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास सेकंड पार्ट का जो मोमेंटम है वो भी क्या है, कम है। ओके, अगर सेकंड पार्ट का आपके पास मोमेंटम कम है तो इसके अंदर आपके पास वेवलेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेवलेंथ इसका उल्टा हो जाएगा कि सेकंड पार्ट की वेवलेंथ ज्यादा होगी। अब अगर सेकंड पार्ट की वेवलेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, तो आपके पास इसका एम्पलीट्यूड भी आपके पास 2a नहीं है, c है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये ग्राफ कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, वेवलेंथ भी ज्यादा है और ये इसका एम्पलीट्यूड भी कम है। ओके, तो ये ग्राफ को सही चलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा, ठीक है, जो कि साई एक्स वर्सेस एक्स से रिलेटेड है। ओके, कबार क्वेश्चन में आपके पास ये एनर्जी एक्सिस पर भी ये ग्राफ पूछे जा सकते हैं। तो एनर्जी एक्सिस पर ये ग्राफ कैसे पूछे जा सकते हैं, देखिए। तो देखिए ये आपके पास ये रहा, देखिए ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस, और ये आपके पास एनर्जी एक्सिस है जहां पर आपके पास ये पोटेंशियल वी नॉट दे रखा है, ठीक है, ये पोटेंशियल वी नॉट है आपके पास, ये हाइट है। अब देखिए यहां पर हम एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर आपके पास वेव फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, नीचे नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये ऊपर वाला ग्राफ प्लॉट होगा जो अभी हमने ऊपर प्लॉट किया था। तो इसके लिए आप वेव फंक्शन ज़्यादा ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जाके जैसे मान लीजिए इंटरसेक्ट कर जाता है ये, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, सेम वही, बस यहाँ पर एक्सिस शिफ्ट हो गई है उसके रिगार्डिंग, ठीक है, साई ऑफ एक्स एंड ऑफ एक्स। अब यही आपके पास अगर प्रोबेबिलिटी और एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग पूछा जाए, देखिए प्रोबेबिलिटी और एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग पूछा जाए, तो ये वापस से आपके पास क्या है, पोटेंशियल का हाइट, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, ये एनर्जी एक्सिस, इसके ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो देखिए साई मॉड स्क्वायर, अब हमें साई मॉड स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करना है। तो साई मॉड स्क्वायर का ग्राफ आपके पास कैसे प्लॉट होगा, ये आप प्लॉट करेंगे, देखिए इसका सिर्फ आपके पास पॉजिटिव पार्ट आएगा। ओके, तो ये रहा आपके पास पॉजिटिव पार्ट। ओके, अब देखिए यहाँ पर बाउंड्री पर आकर ये क्या होगा, वहां पर ऊपर तो हमने क्या लिया था, रियल पार्ट लिया था ना ये, ठीक है। अब रियल पार्ट नहीं करेंगे, अब सिर्फ आप जब इसका साई मॉड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर तो हमने बनाया था ये, ठीक है, इसकी आपके पास वेव फंक्शन ऐसे ही रहेगा, ठीक है। पर यहाँ पर आपके पास कैसा होएगा, ये आपके पास सी मॉड स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट शो करेगा आपके पास, ये कांस्टेंट ऐसे शो करेगा, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ आप याद रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। तो अब आइए दूसरा केस देखते हैं, ई लेस देन वी नोट के लिए। ई लेस देन वी नोट के लिए जो मैंने डॉटेड लाइन शो की है, अब हमारे पास एनर्जी वो है, ठीक है। तो आपके पास सेकंड रीजन में आपके पास एनर्जी लेस देन पोटेंशियल है, और फर्स्ट रीजन में अभी भी आपके पास एनर्जी ग्रेटर देन पोटेंशियल है, ये क्योंकि वहाँ पर तो पोटेंशियल जीरो है ना। तो आपके पास रिस्पेक्टिवली जो श्रोडिंगर इक्वेशन बनेगी फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड आर लाइक दिस। तो आपके पास फर्स्ट रीजन में देखिए डी के साई वन ओवर डी एक्स स्क्वायर, वही आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन बनेगी क्योंकि पोटेंशियल तो आपके पास जीरो था, और यहाँ पर आपके पास k1 पॉजिटिव रहेगा, तो साई आपके पास क्या बनेगा, a e टू द पावर i k1 x प्लस d b e टू द पावर माइनस i k1 x। ओके, अब देखिए जो सेकंड रीजन है, अब इस सेकंड रीजन में आपके पास जो k की वैल्यू होगी वो नेगेटिव आनी शुरू होगी, तो नेगेटिव की वजह से हम k को पॉजिटिव बनाएंगे। तो इसके लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन में थोड़ी चेंजेस करेंगे। तो श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास कैसी होगी, डी के साई टू ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस आ जाएगा इस बार, ठीक है, क्योंकि हमने अंदर क्या किया, v माइनस सी कर दिया, ठीक है, क्योंकि k2 को हमने पॉजिटिव बनाना था। इस बार हमारे पास क्या आएगा, आइटा वाली टर्म्स नहीं आएंगी, ठीक है, आइटा नहीं आएगा, और आपके पास जो वेव फंक्शन बनेगा वो रियल बनेगा प्योरली, ठीक है, c e टू द पावर k2x प्लस d e टू द पावर माइनस k2x। अब एक बात देखिए आप यहाँ पर, जो आपके पास फर्स्ट रीजन है, ठीक है, जो फर्स्ट रीजन है आपके पास वो क्या शो कर रहा है, वो आपको शो कर रहा है फ्री पार्टिकल को, ठीक है, और सेकंड रीजन आपको बाउंड स्टेट को शो कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट रीजन जहाँ आपको स्कैटरिंग को शो कर रहा है, सेकंड आपको बाउंड स्टेट को शो कर रहा है। तो ये आपके पास मिक्स्ड केस आ गया, ठीक है, तो ये मिक्स्ड केस आ गया आपके पास। जो आपके पास ये वेव फंक्शन आए हैं, ये आपके पास क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए। तो देखिए साई फर्स्ट तो हमने पिछले केस में देख लिया था कि आपके पास ये फाइनाइट एंड कंटिन्यूस रहेगा, तो क्या साई सेकंड भी आपके पास फाइनाइट एंड कंटिन्यूस रहेगा इन्फिनिटी पर। तो देखिए जब आप इसके अंदर इन्फिनाइट पुट करेंगे साई सेकंड में, पॉजिटिव इन्फिनाइट, क्योंकि ये तो सेकंड पोर्शन के लिए ना, तो हम पॉजिटिव इन्फिनाइट पुट करेंगे, तो सी इसके अंदर, तो साई सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, क्योंकि जब हम e टू द पावर k2x के अंदर इन्फिनाइट पुट करेंगे तो आपके पास इन्फिनाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा वेव फंक्शन इन्फिनाइट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास वेव फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए, इसलिए हमको c0 करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या देगा, साई मस्ट बी फाइनाइट इन ऑल स्पेस एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी e टू द पावर k2x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो आपके पास जो वेव फंक्शन बच जाएगा सिर्फ वो क्या बच जाएगा, d e टू द पावर माइनस i k2, d e टू द पावर माइनस k2x। ओके, अब आप देखिए जो साई इंसिडेंट है आपके पास, वो हमारे पास क्या है, a e टू द पावर i k1x, और साई रिफ्लेक्टेड b e टू द पावर माइनस i k1x, ठीक है। अब देखिए इसका हम जब साई मॉड स्क्वायर करेंगे, साई इंसिडेंट का मॉड स्क्वायर, साई रिफ्लेक्टेड का मॉड स्क्वायर, ये आपके पास कितना आ रहा है, मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर। अब साई सेकंड का आप जब मॉड स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, देखिए इस बार एक्सपोनेंशियल टर्म का भी आपके पास स्क्वायर हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2k2x। ओके, अब क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से देखा जाए तो
100% चांसेस हैं ट्रांसमिशन की जब आपके पास E ग्रेटर देन Vx होता है ना, ये तो हमें पता है। और देर आर 100% चांसेस ऑफ रिफ्लेक्शन इफ E इज लेस देन V0, ये भी हमें पता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास E लेस देन V0 के लिए आपके पास सेकंड रीजन में पार्टिकल नहीं हो सकता क्लासिकल मैकेनिक्स पर। देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में आपके पास जो साई सेकंड की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो आपके पास फाइनाइट आ रही है, ठीक है। तो आपके पास देर आर फाइनाइट एंड नॉन जीरो चांसेस ऑफ रिफ्लेक्शन एज वेल एज ट्रांसमिशन इन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो सेकंड रीजन में आपके पास जो आपके पास E लेस देन Vx है वो आपके पास क्या है, वहाँ पर फाइनाइट एंड नॉन जीरो चांसेस हैं ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब देखिए बाउंड्री कंडीशन वही हमारे पास लगेंगी इसके अंदर, साई फर्स्ट एट एक्स इज जीरो इज साई सेकंड एट एक्स इज जीरो, यहाँ पर जिससे आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस बी इज टी। ऐसे ही आप डिफरेंशिएशन की कंडीशन लगा देंगे। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, अब जो आपके पास जो सेकंड रीजन था, अब जो आपके पास जो सेकंड वेव फंक्शन है, ठीक है, अब जब आप सेकंड वेव फंक्शन जो आपके पास है वो आपके पास क्या है, रियल। और रियल के लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या आती है, ये हमने पहले किया हुआ है। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आपके पास साई स्टार और साई जब बराबर आ जाएंगे तो एस आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जीरो आ जाएगी, ठीक है। और साई एस इंसिडेंट हमारे पास कितना आएगा, वो एस इंसिडेंट हमारे पास कितना है, देखिए ये आप साई मॉड स्क्वायर करेंगे, साई मॉड स्क्वायर और एच कट K1/m, तो वही हमने कर दिया, ठीक है। ये आपके पास एस इंसिडेंट आ गया। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन ये हमने निकाल लिया है। अब रिफ्लेक्टर का भी निकाल लेते हैं, वही सेम मॉड बी स्क्वायर एच कट K1/m। अब जो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट हम निकालेंगे वो देखिए आपके पास STR/SIN, तो आपके पास ये जीरो आ गया, जिससे कि हम जानते हैं कि R प्लस टी इक्वल टू 1 होता है, तो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट 1 आ रहा है। तो आप कहेंगे कि आपके पास ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट तो जीरो आ गया। देखिए ये ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट आपके पास तो जीरो आ गया क्योंकि आपके पास फंक्शन डिकेइंग है, ठीक है। अब फंक्शन डिकेइंग है तो ये हमको ये शो कर रहा है कि ये इन्फिनिटी पर आपके पास जीरो हो जाएगा जाके, ठीक है। तो आपके पास ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट जीरो आ गया, ठीक है। और ऐसे ही अगर जब हम पोटेंशियल का लेवल डिफरेंट करते रहेंगे, पोटेंशियल की डिफिकल्टी बढ़ाते रहेंगे, तो हमें नए केसेस देखने को मिलेंगे। तो आइए नए केसेस को भी देखते हैं। इनफाइनाइट वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल करते हैं। पहला इसमें हम करते हैं अनसिमेट्रिक केस के लिए। अनसिमेट्रिक केस में आपके पास देखिए इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल x 0 to x, तो यहां पर ये जो आपके पास वॉल्स दिखाई है मैंने, यहां पर आपके पास पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। पोटेंशियल यहां पर इनफाइनाइट है। और अब क्योंकि पोटेंशियल यहां पर इनफाइनाइट है तो जो पार्टिकल इधर होगा, ठीक है, वो अगर इस डायरेक्शन जाएगा तो वो यहां से रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन मूव करेगा और वो यहां पर हमारे पास वेव फंक्शन जीरो होगा, क्योंकि पार्टिकल कभी भी इन बिग पोटेंशियल वॉल्स को क्रॉस नहीं कर सकता। सो पोटेंशियल इज इनफाइनाइट जीरो फॉर x 0 to a एंड इट इज इनफाइनाइट अदरवाइज। तो ये बुक में पढ़ते होंगे आप, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए इनसाइड हम सॉल्व करते हैं, इनसाइड द वेल। इनसाइड द वेल आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन कैसी बनेगी, देखिए टी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए इनसाइड तो आपके पास पोटेंशियल जीरो है, 2me/h कट स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो। तो इसका तो हमने सोल्यूशन बहुत बार फाइंड कर रखा है ना। अब a e टू द पावर i k x प्लस p e टू द पावर माइनस i k x, है ना। अब देखिए इसको हम साइनसोइडल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो आपके पास पार्टिकल फ्री पार्टिकल होता है ना, वो आपके पास कैसा होता है, साइनसोइडल टाइप का होता है। और जो आपके पास बाउंडेड टाइप का होता है वो आपके पास डिकेइंग टाइप का होता है। तो यहाँ पर हमारे पास पार्टिकल फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल तो जीरो है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर साइनसोइडल वे में चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर डी मोवरेज फॉर्म लगा रहा हूँ, ओके। तो cos के x अगर कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, a प्लस पी, तो जो कि आपके पास कांस्टेंट है उसको मैं c ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसे ही अगर हम आपके पास i आएगा यहाँ पर कॉमन, i क्या आएगा, a माइनस बी को मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ d, ठीक है, d साइन के x। तो ये साइनसोइडल फॉर्म में बन गया हमारे पास वेव फंक्शन। अब देखिए एक बात और इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, अब क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल इनफाइनाइट है, ठीक है, पोटेंशियल इनफाइनाइट है आपके पास, तो आपके पास बाउंड्री पे वेव फंक्शन क्या होगा, जीरो होगा। और ये कंडीशन यहाँ पर भी होगी, बाउंड्री पे वेव फंक्शन जीरो होगा। सो साई एट x इज इक्वल टू जीरो, आपके पास वेव फंक्शन जीरो होगा। और यही कंडीशन एट x इज इक्वल टू a पे भी होगी, ठीक है। एक चीज और, आप ये जो आइटा है ना, ये डी के अंदर इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आइटा भी एक कांस्टेंट की वैल्यू है ना, तो डी के अंदर इंक्लूड कर लिया हमने ये। तो अब ये हम बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। देखिए x इज इक्वल टू जीरो पर जब x इज इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, cos 0 1 और sin 0 0। तो आपके पास क्या बनेगा, c cos k 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि आपके पास c 0 होगा, ठीक है, क्योंकि cos 0 तो आपके पास 1 आ रहा है, ठीक है। तो c यहाँ से हमें 0 पता लग रहा है। तो हमारे पास वेव फंक्शन इवेंचुअली क्या बन जाएगा, d sin k x रह जाएगा, ठीक है। अब सेम बाउंड्री कंडीशन हम a के लिए भी लगा सकते हैं। a के लिए बाउंड्री कंडीशन हम लगाएंगे, तो a के लिए बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं तो d sin k एट a sin k a इज इक्वल टू 0 d। अब देखिए बात यूं है कि आपके पास यहां पर d 0 नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि d 0 होगा तो आपके पास ये वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। और अगर वेव फंक्शन 0 हो गया तो हमारे पास, हम जिस पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं उसका वेव फंक्शन 0 हो गया तो मीनिंगलेस बात हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जरूरी आपके पास क्या होगा, sin k a 0 होगा, ठीक है। अब ये k की वैल्यू क्या होंगी जिसके ऊपर ये sin 0 होगा, ठीक है, देखते हैं। देखिए आपके पास sin k a हम लिख सकते हैं sin n पाई, ठीक है, इन कंडीशंस को फॉलो करेगा ये। तो यहां से k इज इक्वल्स टू n पाई बाई a हम बता सकते हैं।
सो साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी साइन, सो साई ऑफ एक्स डी साइन के की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी एक्स एन पाई बाई ए। ओके, अब देखिए हमारे पास अगर मैं एन जीरो पुट करूं, एन अगर मैं जीरो पुट कर दूं यहाँ पर, तो आपके पास साई ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, साइन जीरो जीरो, आपके पास ये जीरो आ जाएगा। तो ये तो मीनिंगलेस बात होगी ना, वेव फंक्शन हमारे पास जीरो आ गया, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। और अगर हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकाल के देखें तो ये भी जीरो आ गई, प्रोबेबिलिटी जीरो बता रहा है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता आपके पास। साई ऑफ एक्स जीरो आ गया और प्रोबेबिलिटी भी जीरो, अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो भी जीरो आ रही है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब कि आप कोई भी एक्स की वैल्यू पुट कर लो प्रोबेबिलिटी जीरो आ रही है आपके पास एन इक्वल्स टू जीरो के लिए, ठीक है। तो कोई पॉसिबल हो ही नहीं सकता वो तो, क्योंकि आपके पास पार्टिकल एक कन्फाइंड रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, पार्टिकल इन पोटेंशियल वेल इन बिटवीन एक्स जीरो टू ए, सो एन जीरो वैल्यू इज अनएक्सेप्टेबल। तो ये अनएक्सेप्टेबल वैल्यू आपके पास। अब हम नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, तो आपके पास एन पाई बाई ए में जब के इज टू एन पाई बाई ए है, तो आप इसके अंदर एन 1 2 3 ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अप टू इनफिनिट, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज आपके पास के की रिस्ट्रिक्ट होगी। अब क्योंकि के की वैल्यू रिस्ट्रिक्ट हो रही है, आपको पता लग रहा है यहाँ से क्या हो रहा है हमारे पास। देखिए अब के की वैल्यू हमारे पास क्या क्या हो सकती है, पाई बाई ए, 2 पाई बाई ए, 3 पाई बाई ए एंड सो ऑन, ठीक है। अभी मैंने आपको कहा अगर के की वैल्यू रिस्ट्रिक्ट हो रही है तो आपको पता क्या होएगा, हाँ आपके पास एनर्जी की वैल्यू रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। एनर्जी की वैल्यू क्या होगी आपके पास उसी इक्वेशन के लिए एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2m, ओके, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2m, ओके। यहाँ पर देखिए के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए आप, के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2m, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एन की वैल्यू कैसे वेरी करेगी, यहाँ पर भी एन की वैल्यू कैसे वेरी करेगी आपके पास, एन आपके पास 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपके पास एनर्जी भी यहाँ पर क्या होगी, कंटिन्यूस नहीं होगी, डिस्क्रीट होगी, ठीक है। देखिए हालांकि हमारे पास ये पार्टिकल कैसा था, हमने कहा था ना ये पार्टिकल यहाँ पर फ्री मूव कर रहा है, पर क्योंकि बाउंड्रीज की वजह से यहाँ पर एनर्जी हमारे पास डिस्क्रीट आ रही है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ओके। अब क्योंकि एनर्जी हमारे पास डिस्क्रीट आ रही है तो यहाँ पर मोमेंटम पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। मोमेंटम आपके पास क्या होता है पी एच कट के, ठीक है। तो यहाँ पर के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए आप फॉर एन इज इक्वल टू 1, यहाँ पर भी एन इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे सब्स्टिट्यूट होंगे वैल्यू। अगर आपके पास पी वेरी कर रहा है तो यहाँ पर आपके पास वेवलेंथ भी वेरी करेगी। वेवलेंथ आपके पास कितनी होगी, लैम्डा एच बाई पी, तो आपके पास यहाँ पर एच बाई पी, पी की वैल्यू कितनी है एच कट एन पाई बाई ए, ओके। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा एन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, आपके पास एच से एच कैंसिल, तो आपके पास कितना आ जाएगा 2a बाई एन, ओके। तो लैम्डा की वैल्यू 2a बाई एन। यहाँ पर भी एन की वैल्यू कैसे वेरी करेंगी 1 2 3, तो यहाँ पर आपको देखिए के में वेरिएशन की वजह से ई में वेरिएशन, फिर पी में वेरिएशन और लैम्डा में वेरिएशन, तो यहाँ पर वैल्यूज आपको डिस्क्रीट देखने को मिलेंगी, यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है। तो मैं अगर सभी वैल्यूज को समअप कर दूँ तो आपके पास एनर्जी कितनी आ रही है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर, ओके। और आपके पास वेवलेंथ कितनी आ रही है 2a बाई एन, और यहाँ पर आपके पास मोमेंटम कितना आ रहा है, मोमेंटम मैग्नीट्यूड लिखूंगा यहाँ पर मैं, मैग्नीट्यूड आपके पास एन पाई एच कट बाई ए, और अगर हम डायरेक्शन इंक्लूड कर रहे हैं मोमेंटम की, ठीक है, तो आपके पास प्लस माइनस एन पाई एच कट बाई ए, ओके। और के की वैल्यू आपके पास, के की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है एन पाई बाई, ये सभी आपके पास फॉर द लिमिटेड वैल्यूज ऑफ एन है, ठीक है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू सो ऑन इनफिनिट, ओके। तो यहाँ पर आपके पास जो वेव फंक्शन बनेगा साई एन एक्स, तो आपके पास कितना बनेगा देखिए डी साइन एन पाई एक्स बाई ए, जहां पर आपके पास x इज बिटवीन 0 टू a। अब क्योंकि हमने बाउंड्री कंडीशन भी इंक्लूड की है तो यहाँ पर हम इक्वालिटी का साइन ले सकते हैं, एंड इट इज 0 अदरवाइज, ओके। अब देखिए इस d के, अब देखिए साई स्क्वायर को नॉर्मलाइजेशन करके हम इस d फैक्टर को हम कंक्लूड कर सकते हैं कि d की वैल्यू क्या होगी हमारे पास। तो इसका अगर नॉर्मलाइजेशन करेंगे हम साई स्टार साई एन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1, ओके। तो कितना आएगा आपके पास डी स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई ए माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। तो देखिए हमारे पास जो लिमिट है वो आपके पास 0 से a तक ही है ना, जो पार्टिकल आपके पास वो 0 से a के बीच में ही है, तो हम इसे लिख सकते हैं 0 टू a साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई ए, ओके, इज इक्वल टू 1। देखिए साइन का फॉर्मूला खोल लीजिए आप, 1 माइनस कॉस 2 एन पाई एक्स बाई ए 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो डी स्क्वायर बाई 2 कर देते हैं हम इधर, ठीक है, और इंटीग्रेशन 0 टू a, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास कितना आएगा देखिए, ये यहाँ पर सॉरी dx ये dx, ओके। तो यहाँ पर x तो a आ जाएगा इधर, तो यहाँ पर आपके पास कितना आएगा a, नीचे आपके पास 2 एन पाई बाई a, इसकी लिमिट आपके पास 0 से a, ओके। बाहर डी स्क्वायर बाई 2 चली रहा है, इसको मैं लास्ट में इंक्लूड कर लूँगा, ओके। देखिए जब आप a सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 2 एन पाई, ये तो 0 हो जाएगा, सो a माइनस 0 माइनस यहाँ पर आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 0 साइन 0, तो आपके पास ये भी 0 बन जाएगा। तो आपके पास इवेंचुअली ये चीज़ कितनी बन जाएगी, बाहर इसके डी स्क्वायर बाई 2 चल रहा था, अब तो मैं इंक्लूड कर देता हूँ इसको टू 1, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई ए, ओके। तो हम कह सकते हैं कि जो आपके पास वेव फंक्शन बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर आप डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए रूट 2 बाई ए, ओके। तो आपके पास ये वेव फंक्शन बनेगा इवेंचुअली, जो आपके पास नॉर्मलाइज्ड भी होगा।
अब इस पे ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या साइड बैठेगी, देखिए साई एन स्टार साई एम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी एक्स इज इक्वल्स टू डेल एन एम, वेयर एन इज इक्वल्स टू एम, then this will be equals to 1, and when n not equals to m this will be equals to 0, means this value will be equals to 0. ओके तो आपके पास ये 1 और 0 इन कंडीशंस पे आएगा. ओके अब देखिए आपके पास लैम्डा मैक्स कब होगा, लैम्डा मैक्स कब होगा बता सकते हैं. ये ऊपर देखिए आप लैम्डा मैक्स 2a/n, तो आपके पास जब n की वैल्यू सबसे लीस्ट होगी तब आपके पास लैम्डा मैक्सिमम होगा. तो n की वैल्यू लीस्ट कब है 1 है, तो आपके पास लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू कब बनेगी, लैम्डा मैक्सिमम आपके पास 2a बनेगा. ओके और यहाँ पर कब बनेगा आपके पास n इक्वल्स टू 1 पे. तो फॉर n इक्वल्स टू 1 आपके पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी E इज इक्वल्स टू आपके पास पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2ma स्क्वायर. देखिए ये आपके पास 0 के इक्वल नहीं आई है और ये 0 के इक्वल होनी भी नहीं चाहिए. क्यों नहीं होनी चाहिए, मान लीजिए अगर ये 0 के इक्वल है, ठीक है, अगर ये 0 के इक्वल है, अगर आपके पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी 0 के इक्वल है, इसका क्या मतलब है पता है आपको कि काइनेटिक एनर्जी 0 है. ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं ना, काइनेटिक एनर्जी 0 है. और अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो आपके पास p²/2m टर्म भी 0 है. ठीक है, ये टर्म भी 0 है. अगर ये टर्म 0 है तो मतलब कि आपके पास जो अनसर्टेनिटी इन डेल पी है वो भी आपके पास 0 है. और अगर डेल पी आपके पास 0 है अनसर्टेनिटी, तो डेल एक्स बखूबी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से आपके पास क्या होगा, इनफाइनाइट होगा ये. ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि पार्टिकल तो हम जानते हैं एक्स बिटवीन 0 to a लाई कर रहा है ना, ये तो हम जानते हैं ना. तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं हो सकती, ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती. ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपके पास वन डायमेंशनल अनसिमेट्रिक पोटेंशियल में 0 हो. तो द ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर अ पार्टिकल इनसाइड वन डायमेंशनल इनफिनिट पोटेंशियल वेल विल बी नॉन जीरो ड्यू टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ओके तो जो वेव फंक्शन हमारे पास आया है ना, वेव फंक्शन हमारे पास क्या आया, साई एन एफ एक्स √2/a साइन n पाई x by a, वेयर x इज बिटवीन 0 to a. ओके देखिए ये आपके पास मोमेंटम का आइगन स्टेट नहीं बना हुआ अभी. अगर हमें मोमेंटम से मेजरमेंट करनी हो कभी किसी क्वेश्चन में, ठीक है, तो हमें इसे मोमेंटम का आइगन स्टेट बनाना होगा. तो देखिए इसे तोड़ लीजिए आप, मोमेंटम के आइगन फंक्शंस में कन्वर्ट कर दीजिए इसे. ठीक है, सिंपल है. देखिए आगे जरूरत पड़ सकती है इसकी तो मैं बता रहा हूँ आपको. ठीक है, तो आपके पास इसके अंदर क्या लेंगे, e⁻i n पाई x by a माइनस e⁻i n पाई x by a डिवाइडेड बाई 2 आइटा, ऐसे लिख सकते हैं ना ऐसे. ठीक है, फॉर द सेम x बिटवीन 0 to y. ठीक है, और 0 अदरवाइज. ठीक है, इन दोनों कंडीशनों के लिए. अब देखिए आगे सक्सेसिव एनर्जी भी निकाल लेते हैं हम. देखिए En+1 सक्सेसिव एनर्जी निकालें, En+1 माइनस En. सक्सेसिव एनर्जी डिफरेंस जो हमारे पास आएगा, देखिए हमारे पास एनर्जी क्या थी, n² पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 2ma², तो n+1 स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2ma² माइनस n² पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2ma². ओके तो देखिए इनको माइनस करेंगे, आपके पास कितना आएगा, n+1 का होल स्क्वायर माइनस n², तो आपके पास आएगा 2n+1. सॉल्व कर लीजिएगा. ठीक है, मुझे याद था मैंने सीधे लिख दिया, पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2ma². ओके तो इसको मैं थोड़ा सा खोल के दिखाना चाहता हूँ आपको फॉर सम रीजंस. ठीक है, वो अभी मैं आपको हिंट कर दूंगा आगे चल के. देखिए n इक्वल्स टू 1 पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, n 1 से स्टार्ट होगा ना आपके पास ये, तो 3/पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2ma². नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2ma². ओके एंड सो ऑन. ओके अब आइए प्लॉट करते हैं ग्राफ. तो आइए पोजीशन और एनर्जी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं. ये आपके पास दो पोटेंशियल जो इनफिनाइट चल रहे थे ना हमारे पास, वो ये. ठीक है, v ऑफ x, और ये आपके पास इस साइड x है. ठीक है, 0 to a. ओके अब देखिए हमने देखा था कि जो एनर्जी थी हमारे पास फॉर n इक्वल्स टू 1, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी थी वो आपके पास 0 नहीं थी, तो वो किसी लेवल पर आपके पास यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 ये होगा वो. ठीक है, तो जो आपके पास n इक्वल्स टू 2 के लिए एनर्जी कितनी बनेगी, n इक्वल्स टू 2 के लिए 4 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2ma². ओके इतना आ जाएगा ना, n का स्क्वायर कर दिया मैंने. तो आपके पास यहाँ पर जो एनर्जी बनेगी वो 4 पे बनेगी. और हमें अभी सक्सेसिव एनर्जी डिफरेंस में हमें देखा था कि आपके पास इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट सक्सेसिव एनर्जी का डिफरेंस होगा आपके पास 3 का. तो आपके पास अगर ये फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 3 का डिफरेंस होगा आपके पास इसके अंदर. ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर बनेगा. ओके तो यहाँ पर आपके पास n इक्वल्स टू 2 का लेवल आएगा. और देखिए n इक्वल्स टू 2 के लिए आपके पास क्या है, ये 4 है. ठीक है, तो 1 1 2 3 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये भी बन रहा है. ठीक है, और अब देखिए अब आप n इक्वल्स टू 3 के लिए, n इक्वल्स टू 3 के लिए आपके पास क्या बनेगी एनर्जी, n इक्वल्स टू 3 के लिए 9 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2ma². ओके तो n इक्वल्स टू 3 के लिए आपके पास कितना एनर्जी का डिफरेंस होगा, देखिए 5 का डिफरेंस होगा, है ना. तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर बनेगी. देखिए 5 एनर्जी का गैप है ना, 1 2 3 4 5, तो n इक्वल्स टू 3 आपके पास यहाँ बनेगी. ओके सक्सेसिव एनर्जी डिफरेंस आपके पास हमने निकाला था ना अभी, जो सेकंड सक्सेसिव एनर्जी डिफरेंस होगा वो आपके पास 5 का होगा. ठीक है, अब ऐसे ही हम वेव फंक्शन और x के बीच में भी ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. ओके अब देखिए ये भी आपके पास किसके बीच में होगा, 0 to a.
अब हमारे पास वेव फंक्शन कितना आया था, वेव फंक्शन हमारे पास आया था √2/a साइन पाई x/a, ओके, फॉर x 0 to a 0 अदरवाइज, ओके। तो अब देखिए आप जब 0 पुट करेंगे यहाँ पर साइन 0 तो आपके पास 0 आएगा, ओके। तो अब a पुट करेंगे तो आपके पास साइन पाई, ये भी 0। अब यहाँ पर आप a/2 सब्स्टिट्यूट करिए, a/2 सब्स्टिट्यूट करें साइन 91 तो √2/a, तो ग्राफ आपके पास ऐसा बनेगा, ओके। ये आपके पास ग्राउंड स्टेट के लिए बनाया मैंने, फॉर n = 1, फॉर n = 1। जैसे हमने ग्राफ प्लॉट किए हैं अभी तक, वैसे हम n = 2 के लिए प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए, अब देखिए फॉर n = 1, n = 1 आपके पास कैसा बना था, n = 1 आपके पास ऐसा बना था, ओके। तो ये मैं प्लॉट कर देता हूँ, ये तो साथ के साथ, ठीक है। ये आपके पास a/2, ओके। अब देखिए यहाँ पर इसका प्रोबेबिलिटी कैसी बनेगी, प्रोबेबिलिटी में आपके पास इसकी पॉजिटिव वैल्यू काउंट होगी, तो ये आपके पास सेम काउंट हो जाएगा। अब बात करते हैं n = 2 के लिए। अब n = 2 के लिए आपके पास क्या होगा, n = 2 के लिए आपके पास वेव फंक्शन जो बनेगा वो आपके पास बनेगा √2/a साइन 2π x/a, ओके। तो जो 2π x/a आपके पास बनेगा साइन 2π x/a, ये चीज़ बनेगी ना आपके पास। देखिए x आप एक बार 0 पुट करेंगे तो आपके पास 0 ही आएगा यहाँ पर, और x एक बार आप यहाँ पर a पुट करेंगे तो भी आपके पास 0 आएगा। अब देखिए a/2 पुट करके देखिए, a/2 जब पुट करेंगे आपके पास कितना आएगा, a/2 पुट करेंगे 0 आएगा, तो यहाँ पर भी आपके पास 0 आ रहा है और यहाँ पर भी आपके पास 0 आ रहा है। अब देखते हैं मिड वैल्यूज देखते हैं, a/4 पुट करके देखते हैं, a/4 जब आप पुट करेंगे साइन 90 आएगा, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू बन रही है, ये आपके पास ग्राफ ऐसा जाएगा, ठीक है, n = 2 के लिए। और ऐसे ही आपके पास ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, √2/a, यहाँ पर -√2/a। ऐसे ही आपके पास यहाँ पर जब आप देखेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी में इसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू काउंट होंगी, ठीक है। तो ये ऐसे काउंट हो जाएगा, ऐसे ये ऑन चलता रहेगा। आप n = 3, n = 4 के लिए प्लॉट कर सकते हैं इजीली। कभी कभार हमसे नोट्स भी पूछे जाते हैं कि आपके पास वेव फंक्शन कितने नोट्स पर 0 हो रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास 0 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप n2 पे जाते हैं तो आपके पास 3 जगह 0 हो रहा है, n3 पे आपके पास 4 बार 0 हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, तो इससे कंक्लूड करके नंबर ऑफ नोट्स, अगर तो आप बाउंड्री के नोट्स एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बाउंड्री के नोट्स एक्सक्लूड कर रहे हैं तो आपके पास नंबर ऑफ नोट्स होंगे n-1। देखिए 1 - 1 0 नोट्स, यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, 2 - 1 1, तो 1 नोट मिल जाएगा आपको। और अगर आप इसके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सक्लूडिंग बाउंड्री नोट्स, ओके। और अगर आप बाउंड्री के नोट्स इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास बनेगा n+1। तो देखिए 1 था तो 1 + 1 2, यहाँ पर 3 में 4, ओके। तो इंक्लूडिंग बाउंड्री नोट्स, ओके। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ नोट्स पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन फॉर ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, ओके। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू में आपके पास क्या है, देखिए हम n = 1 के निकालेंगे, वेव फंक्शन क्या आएगा हमारे पास, हाँ जी बताइए, √2/a साइन nπ x/a, तो n की वैल्यू तो 1 है, पाई x/a, ओके। तो ये आपके पास वेव फंक्शन बनेगा फॉर n = 1। अब देखिए हमें अगर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते होते हैं, d/dx, इसकी पहले आप प्रोबेबिलिटी निकाल लें, = 0 इक्वेट करके हम वो x की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो अब देखिए कितना आएगा आपके पास, ये साइन स्क्वायर 2/a हम बाहर ले लेते हैं, 2/a d/dx साइन स्क्वायर पाई x/a = 0, ओके। इसका डेरिवेटिव कीजिए, आपके पास कितना आएगा, 2 साइन पाई x/a और आपके पास cos पाई x/a, आपके पास यहाँ से कितना आएगा π/a, तो 2π/a², ओके। आप इसे 0 से इक्वल इक्वेट करेंगे तो देखिए इसका करने का कोई मतलब नहीं है, ये तो कांस्टेंट ही वैसे भी। तो देखिए ये वैल्यूज आपके पास कब 0 होंगी, है ना। तो आपके पास ये फॉर्मूला नहीं बन रहा 2 sin x cos x, तो इसको आप लिख सकते हैं sin 2π x/a = 0, ओके। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आएगी, देखिए इसको आप इक्वेट कर सकते हैं sin nπ से, है ना। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आपके पास na/2, ओके। एक चीज और, यहाँ पर आप इस n को इस n से कंपेयर मत कीजिएगा, ठीक है। ये n डिफरेंट है, ये तो आप इसको n डैश कर लेंगे, है ना, ठीक है। फिर तो n डैश की वैल्यू देखिए, अब यहाँ पर n डैश की वैल्यू आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी x की वैल्यू आएगी 0, और 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आएगा a/2, फिर 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आएगा e एंड सो ऑन। तो ऐसे आपके पास चलता रहेगा। पर देखिए आपके पास जो आपको पोटेंशियल वेल दे रखा है ना, वो जो आपको पोटेंशियल वेल दे रखा है वो आपके पास 0 to a है, तो ऊपर वाली वैल्यू लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। अब देखिए हमें अगर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जाननी है तो हम क्या करते होते हैं, d²/dx² साई, ये कर देंगे हम। तो ये हम देख लेंगे अगर आपके पास ये लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है, फॉर दीज वैल्यूज, ठीक है, इन वैल्यूज के लिए आपके पास ये लेस देन 0 आ रहा है, तो पहले हम अगर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए 2 बार डेरिवेटिव कर देंगे इसका, तो आपके पास साइन फिर से आ जाएगा, 0 पे आपके पास 0 बन जाएगा,
ए पे आपके पास 0 बन जाएगा, तो a बाई 2 पे ही आपके पास बनता है ना, और a बाई 2 ही हमारे पास क्या आ रही थी, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू भी आ रही थी फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए। ठीक है, तो ये हम ग्राफ से भी देख सकते हैं और वैसे भी हमने इसको निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास x इज इक्वल्स टू a बाई 2, x इज इक्वल्स टू a बाई 2 पे ये कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई हो जाएगी और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आपको क्या मिलेगी, a बाई 2। तो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन इन ग्राउंड स्टेट और फॉर n इक्वल्स टू 1। ओके, आगे चलते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल एक्स डेल पी फॉर nth स्टेट। देखिए आपके पास nth स्टेट में वेव फंक्शन कैसा बनता है, साई n रूट 2 बाई ए साइन n पाई एक्स बाई ए। ओके, तो यहाँ पर हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी निकालनी है। ठीक है, इसके लिए पहले हम एक्सपेक्टेशन x और एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर ये भी निकालेंगे, तो एक एक करके सब कुछ निकालते हैं, डेल पी के लिए भी निकालेंगे ऐसे। ठीक है, पहले ये निकालते हैं हम। देखिए क्या फॉर्मूला है इसका, आपके पास साई स्टार n, तो आपके पास साई स्टार n साई, तो 2 बाई ए साइन स्क्वायर n पाई एक्स बाई ए एक्स डी एक्स। ओके, इसकी लिमिट आपके पास कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 टू a, और ये नॉर्मलाइज है तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो इसको हम खोल लेते हैं। ठीक है, बाई पार्ट्स कर लेंगे फिर। 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स बाई ए, तो 2 साइन स्क्वायर n पाई एक्स बाई ए, 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स बाई ए। ओके, यहाँ पर आपके पास ये x बाहर चल रहा है, 1 बाई ए 0 टू a। ओके, तो देखिए सॉल्व कीजिए इसको, x इंटीग्रेशन 0 टू a dx माइनस x कॉस 2 पाई एक्स बाई ए dx 0 टू a 1 बाई ए एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू a। अब देखिए यहाँ पर बाई पार्ट्स लगा दीजिए आप। ठीक है, एक बार x को छोड़िए, कॉस का करेंगे आप साइन 2 पाई एक्स बाई ए, नीचे भी आपके पास 2 पाई बाई ए, यहाँ पर आपके पास लिमिट 0 टू a माइनस x का डिफरेंशिएशन और कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस का साइन, साइन का कॉस, तो आपके पास आ जाएगा ये कॉस आ जाएगा इवेंचुअली कॉस 2 पाई एक्स बाई ए, और बाहर आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे आपके पास डबल आ जाएगा ये 2 पाई बाई ए का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आपके पास लिमिट लग रही है 0 टू a, तो आप यहाँ पर अगर जब लिमिट लगाएंगे, देखिए a पे करेंगे आप, तो आपके पास a से a कैंसिल 0 हो जाएगा, ये 0 पुट करेंगे कैंसिल हो जाएगा। a यहाँ पर सबसे करेंगे cos 2 पाई, cos 2 पाई आपके पास कितना होता है, cos 2 पाई 1, और cos 0 आपके पास कितना होगा, cos 0 भी आपके पास 1, तो 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ पर लिमिट लगाने की कोई मतलब नहीं है, तो आपके पास बचता है ये। ठीक है, और इसके बाहर आपके पास 1 बाई ए चल रहा था, तो एक्सपेक्टेशन a आपके पास कितना आता है, देखिए a स्क्वायर बाई 2 और बाहर आपके पास है 1 बाई ए, तो एक्सपेक्टेशन x आपके पास आ गया a बाई 2। ओके, ऐसे ही जब आप एक्सपेक्टेशन p निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए ये मैंने आपको पहले ही बताया था, हमने शुरुआती पार्ट्स में डिस्कस किया था, अगर आपके पास वेव फंक्शन रियल है तो उसका एक्सपेक्टेशन आपके पास क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्ट 0 कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, हम एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकालते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन हम निकालेंगे, देखिए साइन और स्क्वायर डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, 0 टू a होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व कीजिए, इससे कितना आएगा आपके पास, 1 बाई ए, लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना मैं, ऊपर वाली टर्म्स यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, cos 2 n पाई एक्स बाई ए। ओके, यहाँ पर लिमिट 0 टू a। देखिए इसको सॉल्व कीजिए आप। हाँ जी आपको ही करना सॉल्व ये। ओके, तो देखिए मुझे तो याद था, ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा ऐसे। ठीक है, इंटीग्रेशन सॉल्व सिर्फ 11-12 की बात है ये। ठीक है, ऐसे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने याद कर रखा है, a स्क्वायर बाई 2 n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर बाई 3 माइनस a स्क्वायर ओवर 2 n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही आप पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, तो ये आपके पास साई एन स्टार माइनस एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर साई एन डी एक्स माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ओके, अब देखिए क्योंकि हमें पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है, तो जो आपके पास ये स्टेट है रूट 2 बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए, तो ये आपके पास एनर्जी की आइगन स्टेट है। सो इफ गिवन स्टेट इज आइगन फंक्शन ऑफ एनर्जी, देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू विल बी द आइगन वैल्यू ऑफ दैट एनर्जी। ओके, तो इसको हम बिना इंटीग्रेशन किए एक इजी अप्रोच से भी निकाल सकते हैं। अब क्योंकि हमें एनर्जी की एक्सपेक्टेशन पता है, एनर्जी की एक्सपेक्टेशन आपके पास कितनी आती है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2m a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमें पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन निकालनी है। ठीक है, पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन आपके पास किसके बराबर होगी, 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये चीज होती है। अब क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्योंकि एनर्जी की हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू पता है, 2m से डिवाइड करके हम इसे क्या, आपके पास पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन क्या आ सकती है, इजीली एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ओके, अब देखिए अब निकाल लेते हैं हम इजीली डेल एक्स डेल पी। तो देखिए डेल एक्स आपके पास कितना आएगा, डेल एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आपके पास एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन माइनस एक्स एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर। ओके, तो एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन हमारे पास कितना आया, एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन हमारे पास ये रहा। ओके, ए स्क्वायर बाई 3 माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और आपके पास एक्स एक्सपेक्टेशन आपके पास a बाई 2 आया था, तो जो कि आपके पास a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा।
इसका आपके पास अंडर रूट चल रहा है ना। इस a बाई 2 आया था, a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, ये आपके पास कितना आएगा, a 1/12 माइनस 1/2 n स्क्वायर बाई स्क्वायर। ओके, ऐसे ही आप डेल पी की एक्सपेक्टेशन निकालिए, ऐसे ही आप डेल पी अनसर्टेनिटी निकालिए। डेल पी आपके पास कितना आएगा, देखिए इसके अंदर पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन माइनस पी एक्सपेक्टेशन स्क्वायर। अब ये तो आपके पास जीरो था और ये हमने अभी निकाला ही है, ये आपके पास कितना आ जाएगा फिर एन पाई, तो ये आपके पास कितना आएगा एन पाई एच कट बाई ए। ओके, डेल एक्स डेल पी का मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए एन पाई एच क्रॉस बाई ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ए लिखते नहीं अपने, 1/12 माइनस 1/2 n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए ये हमने एन स्टेट के लिए निकाल दिया ना, फॉर एन स्टेट। तो अगर हम n इक्वल्स टू 1 के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी डेल एक्स डेल पी देखें तो आपके पास कितना आएगा, देखिए 1 यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 1/12 माइनस 1/2 पाई स्क्वायर, और 1/12 1 माइनस 1/2 पाई स्क्वायर, तो सॉल्व कीजिए आप, आपके पास आएगा देखिए पाई एच कट, ये भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, एच कट छोड़ दीजिएगा, एच कट की टर्म्स में निकाल दीजिएगा, तो आपके पास n इक्वल्स टू 1 पर डेल एक्स डेल पी ये आपके पास आएगा 0.568 एच कट, और आपके पास h की टर्म्स में अगर मैं h/2 पाई कर दूं इसको तो आपके पास आएगा 0.09 h। ओके, ये फॉर n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 स्टेट के लिए निकाल लिया हमने। तो देखिए जो आपके पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h कट बाई 2 आता है, तो आपके पास जो यहाँ पर डेल एक्स डेल पी बन रहा है तो ये आपके पास h कट बाई 2 से ग्रेटर बन रहा है ना, तो आपके पास पार्टिकल इन बॉक्स में डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन h कट बाई 2 होगा। ओके, तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। कंसीडर पार्टिकल ऑफ मास m दैट इज मूविंग इनसाइड वन डायमेंशनल इनफिनिट पोटेंशियल वेल डिफाइंड एज लाइक दिस। फॉर nth स्टेट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल लाइज इन द रेंज x 0 to a/2। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। देखिए साई मॉड स्क्वायर dx आपके पास 0 से a/2 n स्टेट के लिए फाइंड आउट करनी है हमें, तो हमें याद ही होगा इसका क्या है सोल्यूशन, साइन n पाई x बाई ए स्क्वायर। ओके, dx 0 से a/2, तो देखिए ये तो इजी आपके पास, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, इंटीग्रेशन है ये। ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास, ये हाफ आ जाएगा। ऐसे ही आप सेकंड पार्ट a/2 टू a, यहाँ पर आपके पास 2/a/2 टू a साइन स्क्वायर n पाई x बाई a, इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास हाफ ही आएगा ये। इसका मतलब पता क्या है, ठीक है, जब वो आप कर्व नहीं बना रहे थे, भले ही आपने n1 स्टेट के लिए बनाया तो आपके पास a/2 के अराउंड सिमेट्रिक बना, ठीक है, आपने फिर वो n2 के लिए बनाया वो आपके पास a/2 के अराउंड सिमेट्रिक बना, तो आप हमेशा आपके पास प्रोबेबिलिटी हाफ रहेगी जब आप सिमेट्रिकली उस कर्व को कट करेंगे। इसी के अंदर आप एक ये क्वेश्चन भी खुद ट्राई कीजिएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट ऑफ इनफिनिट पोटेंशियल वेल डिफाइंड एज लाइक दिस। तो आपके पास 3 आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके अंदर 3 पार्ट दे रखे हैं, तो आप उसको ट्राई कीजिएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। फर्स्ट का आंसर आपके पास है 1/2 प्लस 1/पाई, और सेकंड का आपके पास आंसर है 1/4 माइनस 1/2 पाई, और थर्ड का आपके पास आंसर है 3 माइनस √3/4 पाई। अगर आपसे ये तीनों पार्ट हो जाते हैं तो आप इसमें एक पार्ट और ऐड कीजिएगा, उसमें आपके पास जो x की रेंज होगी वो होगी आपके पास 3a/4 टू a। ओके, तो ये आप खुद निकालिएगा। ओके, आइए पहले हमने अनसिमेट्रिक वन डायमेंशनल पोटेंशियल कर लिया था, तो अब हम सिमेट्रिक इनफिनाइट वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल करते हैं। जो रिजल्ट हमने वहाँ निकाले थे वही रिजल्ट हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल, जैसे कि उसमें तो आपके पास 0 से a था, तो यहाँ पर आपके पास सिमेट्रिक चल रहा है, तो आपके पास माइनस a/2 टू a/2 है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो ये वेल है उसका सेंटर है x = 0। ठीक है, तो आपके पास पोटेंशियल कुछ ऐसा है। ठीक है, इसमें तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, और पर भी आपके पास पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर ही रहेगा फॉर द ऑब्वियस रीजन बिकॉज द पार्टिकल कैन नॉट क्रॉस दिस बिग वॉल पोटेंशियल्स, और आपके पास आउटसाइड वेव फंक्शन 0 होगा क्योंकि पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी बाहर एकदम 0 होगी। ठीक है, तो चलिए अब इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं हम। श्रोडिंगर इक्वेशन आपके पास देखिए ये हमने बहुत बार लिख लिया, अब तो डी साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me बाई एच कट स्क्वायर। अब क्योंकि इनसाइड आपके पास पोटेंशियल तो 0 है ना, इनसाइड द वेल 2me बाई एच कट स्क्वायर साई = 0। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास के स्क्वायर कितना बन रहा है 2me बाई एच कट स्क्वायर, है ना, के स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमारे पास वेव फंक्शन क्या बनेगा, तो मैं सीधा आपके पास साइनसॉइडल में लिख रहा हूँ यहाँ पर भी। ठीक है, a sin kx प्लस b cos kx। ओके, अब देखिए हमने ये भी कहा था आपके पास कि बाउंड्री पर आपके पास क्या होगा, वेव फंक्शन 0 होगा। ठीक है, बाउंड्री पर वेव फंक्शन 0 क्योंकि पोटेंशियल आपके पास इनफिनाइट है, तो वेव फंक्शन एट माइनस a/2 एंड a/2 विल बी इक्वल्स टू 0। तो देखिए हम ये लिमिट्स यूज़ करेंगे, आपके पास यहाँ पर यूज़ करिए आप, तो a sin k माइनस a/2 प्लस b cos k a/2 = 0। एक तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। अब आप ये पुट करके देखिए a/2, तो आपके पास क्या बनेगा a sin k a/2 प्लस b cos k a/2 = 0। तो देखिए
हमने दो इक्वेशन निकाल ली हैं, दो रिलेशन हमारे पास निकले जब हमने -a/2 और a/2 सब्स्टिट्यूट किया। हमारे पास कुछ भी नहीं पता लग रहा हमें कि a 0 होगा या b 0 होगा, ठीक है। जैसे कि हमें अनसिमेट्रिक में पता लग गया था, वहाँ पर तो हमें एकदम ही पता लग गया था कि क्या चीज़ आएगी, ठीक है। पर यहाँ पर हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा। तो देखिए हम यहाँ पर कुछ ना कुछ तरकीब लगाते हैं जिससे कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो आप यहाँ पर 1 + 2 कर दीजिए, एक बार 1 - 2 कर दीजिए। जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, और जब माइनस करेंगे तो आपके पास ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो देखिए आपके पास क्या बनेगा, प्लस करने पे तो आपके पास साइन टर्म कैंसिल हो रही थी, तो 2b cos ka/2 = 0, ओके। और माइनस करने पे आपके पास 1 - 2, आपके पास साइन टर्म बनेगी 2a sin ka/2 = 0, ओके। तो आपके पास ये चीज़ कब बन सकती थी, ये चीज़ आपके पास तभी बन सकती थी ना जब आपके पास इफ a = 0 एंड b ≠ 0। बात सही है ना। तो आपके पास इस कंडीशन में cos ka/2 = cos आपके पास किन वैल्यूज़ पर होगा, m π/2 इन वैल्यूज़ पर, ओके। यहाँ से हम m की वैल्यूज़ बता सकते हैं। m की वैल्यूज़ आपके पास क्या होंगी, 1, 3, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। और वैल्यूज़ होंगी मीन्स टू से, ठीक है। तो k यहाँ पर आपके पास क्या होगा, m π, ओके। और वैसे ही हम यहाँ पर साइन के लिए कर लेते हैं। देखिए 2a sin ka/2 ये आपके पास कब हो सकता था, ये आपके पास हो सकता था जब आपके पास a ≠ 0 हो और b = 0। तो आपके पास इस केस में sin ka/2 = n-π, इसी से रिलेट कर सकते हैं हम इसे। तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी n-π/a, 2n-π/a, ठीक है। यहाँ पर आपके पास n' की वैल्यू क्या होगी, n' की वैल्यू आपके पास यहाँ से 1 से शुरू होगी, 0 से शुरू नहीं होगी, क्योंकि 0 के बारे में हम बात कर चुके हैं अनसिमेट्रिक में। क्योंकि 0 हो गया तो आपके पास फंक्शन ही मीनिंगलेस बन जाएगा, फंक्शन ही पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो n हम यहाँ पर 1 से शुरू करें, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर 2n' है, 2n' में आपके पास क्या बन जाएगा, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो ठीक है, ये आपके पास इवन बन गया और यहाँ पर आपके पास ऑड बन गया। तो ये 2n' को मैं m ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं k की वैल्यू कह देता हूँ कि आपके पास k वेरी कर रहा है m π/a, ठीक है। देखिए mm सेम हो गया, तो यहाँ पर m' ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो m' ले लिया हमने यहाँ पर। अब देखिए अगर मैं इन दोनों चीज़ों को एक साथ लिखने की कोशिश करूं तो आपके पास वेव फंक्शन हम कह सकते हैं कि आपके पास साई ऑफ एक्स = देखिए यहाँ पर k की वैल्यू m π/a है, यहाँ पर k की वैल्यू m'/π/a है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूँ करता हूँ कि आपके पास k की वैल्यू n π/a ले लेता हूँ, ठीक है। k की वैल्यू n π/a ले लेता हूँ, जहाँ पर आपके पास n आपके पास होगा 1, 2, 3। जब आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास इधर वाला कॉस आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो इधर वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा इवेंचुअली, तो आपके पास बनेगा b cos n π/x/a, a cos a sin n π/x/a, जहाँ पर कि आपके पास n की वैल्यू यहाँ पर 3, 5 ये एक्सेप्टेबल होगी और यहाँ पर n की वैल्यू आपके पास एक्सेप्टेबल होगी 2, 4, 6, ओके। और 0 अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज, ओके। अब बात यूँ है कि जैसे कि हमने पिछली बार नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाले थे ये, ठीक है। अब हमें इन दोनों के अलग अलग निकालने पड़ेंगे, ये सेम भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं। तो हम इसलिए दोनों ही निकाल के देख रहे हैं। तो साई स्टार साई करके देख लेते हैं हम क्या आता है आपके पास, -∞ प्लस ∞ साई n mod स्क्वायर dx = 1, दोनों के लिए करेंगे हम ये, ठीक है। तो आप यहाँ पर हम कर रहे हैं कॉस के लिए, तो cos स्क्वायर n π/x/a dx -∞ प्लस ∞ b स्क्वायर = 1, ठीक है। ऐसे ही आप इधर भी कर दीजिए, आप a mod स्क्वायर साइन स्क्वायर n π/x/a -∞ प्लस ∞ dx = 1, ओके। इसे सॉल्व करेंगे आप, आपके पास क्या आएगा, b की वैल्यू आपके पास आएगी 2/a b स्क्वायर की, तो और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √2/a। यहाँ पर भी आपके पास सेम ही आएगी √2/a। तो इवेंचुअली आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन आपके पास क्या बनेगा, √2/a, ठीक है। ये चीज़ बन जाएगी आपके पास, ओके। और अब यहाँ पर आपके पास k की वैल्यू n π/a थी, तो आपके पास एनर्जी कितनी आ जाएगी, एनर्जी आपके पास इजी n² π² h²/2ma², ओके। और सक्सेसिव एनर्जी डिफरेंस आपके पास कितना होगा, En प्लस माइनस En आपके पास होगा 2n + 1, जैसा कि हमने पिछली बार में निकाला था ना, वो ये सेम ही है π² h²/2ma², ठीक है। अब देखिए आपके पास यहाँ पर पोटेंशियल क्या था, इवन था, है ना, पोटेंशियल आपके पास इवन था। तो आपके पास फॉर n ऑड n ऑड आपके पास कौन सा वेव फंक्शन आता था, कॉस वाले आते थे ना, ठीक है। तो आपके पास वेव फंक्शन क्या आएगा, वेव फंक्शन आपके पास इवन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। n ऑड ले रहे हैं तो वेव फंक्शन आपके पास इवन आ रहा है। और फॉर n इवन में आपके पास वेव फंक्शन देखिए साई n माइनस एक्स, आपके पास माइनस साई n ऑफ x, तो साइन x आपके पास क्या रहता है, ऑड रहता है, ओके। ये यहाँ पर आपको बात तो समझ में आ गई ना मैंने क्या किया। ये देखिए मैं बताया तो आपको, अगर आपको नहीं पता लगा ये देखिए n = ऑड, ठीक है। यहाँ पर आपके पास सिमेट्रिक पोटेंशियल है तो n = ऑड। तो देखिए आप यहाँ पर n ऑड है, हमारे पास n ऑड है, तो हम ये वाला वेव फंक्शन उठाएंगे। अब ये वाला वेव फंक्शन उठाएंगे और यहाँ पर हम अगर
माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, हम सिमेट्रिक देखना चाहते हैं, सिमेट्रिसिटी के लिए देखो माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारे पास क्या आएगा देखिए कॉस, देखिए कॉस हमारे पास माइनस को खत्म कर देता है, ठीक है, तो आपके पास कॉस ही वापस आ जाएगा, तो आपके पास ये वापस एक आएगा, एक इवन फंक्शन शो कर रहा है। पर अगर हम एन इवन लेते हैं तो इक्वल्स टू इवन में आपके पास देखिए ये वेव फंक्शन उठाएंगे हम, ये वेव फंक्शन में जब आप माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास साइन माइनस खत्म नहीं करता है, तो आपके पास ये ऑड फंक्शन आ जाएगा। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर कि साइन ऑफ एक्स हमारे पास एक ऑड फंक्शन बनेगा, ठीक है। अब आगे चल के हम इसके अंदर ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे कि हमने अनसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल के अंदर किए थे। तो ये ग्राफ प्लॉट करते हैं हमारे पास वेव फंक्शन का और प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो देखिए आपके पास हम n1 के लिए अगर प्लॉट करें, n1 में आपके पास 1 मतलब कि ऑड में आपके पास कौन सा वेव फंक्शन आएगा, देखिए कॉस का आएगा। अब कॉस में देखिए अब जब वैल्यू पुट करेंगे, अब जब वैल्यू पुट करेंगे माइनस ए बाई टू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 90 जीरो, यहाँ पर भी आपके पास जीरो, ठीक है, तो ये आपके पास ऐसा। और जब आप जीरो पुट करेंगे एकदम कॉस 0 1 तो √2 है, तो आपके पास कर्व ऐसा बनेगा, ठीक है, जिसका आपके पास एम्पलीट्यूड कितना होगा √2 है, ठीक है। अब देखिए जो आपके पास n2 पे बनेगा, n इक्वल्स टू 2 पर, n इक्वल्स टू 2 पे हम कौन सा वेव फंक्शन यूज़ करेंगे, यही साइन इवन फंक्शन यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो आपके पास देखिए a/2, जब आप a/2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, a/2 आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा साइन 80 आपके पास क्या होता है 0, और आप जब माइनस a/2 करेंगे तब अब भी आपके पास 0 आएगा, ठीक है। तो ये तो आपके पास आ गया ये ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब आप बीच में आ जाइए साइन 0 पे भी 0 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास 0 आ रहा है, ठीक है। आप और बीच में आ जाइए a/4 सब्स्टिट्यूट करके देखिए, a/4 में आपके पास क्या आएगा, a/4 में आपके पास साइन 91 और माइनस a/4 में भी आपके पास वही आएगा, तो आपके पास माइनस a/4 में तो आपके पास ये नेगेटिव में जाएगा और पॉजिटिव a/4 में आपके पास ये पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। तो ये कर्व बनेगा आपके पास, यही आपके पास हम प्रोबेबिलिटी में भी देख लेते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास सिर्फ हम पॉजिटिव लेंगे और यहाँ पर आपके पास कर्व कुछ बनेगा n इक्वल्स टू 2 के लिए, ओके। तो ये चीज़ होगी, तो देखा जाए तो ग्राफ्स आपके पास वही बन रहे हैं, वेव फंक्शन वर्सेस एक्स या फिर प्रोबेबिलिटी वर्सेस एक्स, तो ग्राफ आपके पास वैसे ही बन रहे हैं। ये आपके पास a/2 के अराउंड सिमेट्रिक है, जैसे कि वहाँ हम देख रहे थे अनसिमेट्रिक पोटेंशियल में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास सिर्फ पोजीशन में ही आपके पास फर्क आया है, यहाँ पर पोजीशन में ही चेंज आया है और ग्राफ्स आपके पास सेम बन रहे हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं कि आपके पास जो पोटेंशियल वेल था उसका बस ट्रांसलेशन हो गया है 0 से a टू माइनस a/2 प्लस a/2, ठीक है। और बाकी हमें जो रिजल्ट्स हैं वो अभी तक तो सेम ही दिख रहे हैं, आगे हम अनसर्टेनिटी में देखेंगे वहाँ पर भी और कंफर्म हो जाएंगे। फॉर सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल HUP हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल एक्स डेल पी निकालेंगे हम, ठीक है। तो डेल एक्स निकालते हैं पहले, उसके लिए पहले एक्स एक्सपेक्टेशन निकाल लेते हैं। देखिए हमारे पास माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और साई एन स्क्वायर डी एक्स, ओके। तो एक्स भी आएगा। अब देखिए आपके पास यहाँ पर दो फंक्शन बनेंगे ना, 2/a √2/a था ना, 2/a एक्स कॉस, एक तो आपके पास ऑड के लिए कॉस स्क्वायर n पाई x/a और एक आपके पास इवन के लिए साइन स्क्वायर n पाई x/a dx एंड here ऑल्सो dx। अब देखिए आपके पास सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए मतलब कि माइनस a2 प्लस a आपके पास ये माइनस a/2 प्लस a/2, ओके, माइनस a/2 प्लस a/2, ओके। तो देखिए अब आपके पास सिमेट्रिक के अलॉन्ग आपके पास ये देखिए ये ऑड फंक्शन है, ये आपके पास इवन फंक्शन है, तो इवेंचुअली आपके पास ये एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। ऑड फंक्शन का आप सिमेट्रिक लिमिट के अराउंड अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास क्या आता है 0 आता है, तो दोनों ही आपके पास 0 आएंगे। तो एक्सपेक्टेशन x यहाँ पर क्या बनेगा 0 बनेगा। और एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन अगर मैं निकालूँ, देखिए एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन मैंने पहले निकाल रखा है, तो आपके पास इसके अंदर जो डेल एक्स बन जाएगा वो आपके पास वही पुराने वाला बन जाएगा। पर यहाँ पर जैसे पिछली बार तो हमारे पास x आ रहा था ना, ठीक है, पर इस पर x नहीं आ रहा। x और x स्क्वायर की हमारे पास अलग अलग वैल्यूज आएंगी, 1/2n² पाई स्क्वायर, ओके। और डेल पी हमारे पास वही पुराना आएगा, ओके, एनर्जी हमारे पास सेम ही है, उसी तरीके से निकालेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास ये रियल फंक्शन है तो हमारे पास वो एक्सपेक्टेशन पी तो 0 हो जाएगा और एक्सपेक्टेशन पी स्क्वायर हम एनर्जी आइगन फंक्शन से निकाल देंगे, ठीक है। तो आपके पास वो सेम ही आएगा n पाई h/a, ओके। तो यहाँ से आप डेल एक्स डेल पी निकाल सकते हैं इजीली, डेल एक्स डेल पी n पाई h/, 1/12 माइनस 1/2n², ओके, ईजी। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। इफ फ्री पार्टिकल इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद लीनियर मोमेंटम p, द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल नॉर्मलाइज्ड इन अ लेंथ l इज। तो ऑप्शन आपके सामने, आप ट्राई कर सकते हैं इसे, ओके। तो देखिए जरूरी नहीं है कि हम अभी तक देखो पोटेंशियल वेल के क्वेश्चन कर रहे थे तो थोड़ा सा माइंड सेटअप वैसे ही हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर देख भी लीजिए पोटेंशियल वेल कहीं पर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो जिन्होंने कर लिया वो अच्छी बात है, तो जिन्होंने नहीं किया, ठीक है, जो मेरे जैसे, ठीक है, जिनको ऐसा लगता है कि पोटेंशियल वेल चल रहा था तो पोटेंशियल वेल का ही क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री पार्टिकल्स मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल या तो कांस्टेंट होगा या फिर 0 होगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो देखिए फ्री पार्टिकल में हमारे पास क्या सोल्यूशन आता था, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू a e⁻ik x प्लस b e⁻−ik x, ओके। पर यहाँ पर क्या कह रहा है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मूव करना है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मूव करना है, तो आपके पास a e⁻ik x रह जाएगा सिर्फ, ठीक है। अब हमें ये मोमेंटम के टर्म्स में पूछ रहा है ये, ठीक है। तो मोमेंटम के टर्म्स में कैसे करेगा ये, आइए देखते हैं। फंक्शन तो वैसे आपके पास साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू a e⁻ik x
प्लस बी ई टू द पावर माइनस आई के एक्स आएगा, पर क्योंकि पॉजिटिव एस डायरेक्शन में कर रहा है तो हम ये नहीं लेंगे, ठीक है, तो सिर्फ हम ये लेंगे। और हमें पूछा गया मोमेंटम के टर्म्स में, तो हम जानते हैं पी इज इक्वल टू एच कट के, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर, आपके पास क्या आएगा ए ई टू द पावर आई पी बाई एच कट एक्स, ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। अब देखिए वहाँ पर उसने नॉर्मलाइज कर रखा है, क्योंकि वहाँ पर ए तो नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन में आपके पास नॉर्मलाइज कर रखा है। नॉर्मलाइज हम इसे कैसे करेंगे, देखिए साई एक्स हमारे पास ये आ गया, तो साई एक्स मॉड स्क्वायर डी एक्स फॉर आपके पास ये 0 to L है, 0 to L इज इक्वल टू 1, ओके। तो आइए करते हैं इसे, आपके पास क्या आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर, इसका करेंगे आपके पास कितना आएगा 1 आ जाएगा, 0 to L डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। करिए कितना आएगा आपके पास ए स्क्वायर एल इज इक्वल टू 1, तो ए इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट एल, ओके। ये आपके पास 1 ओवर अंडर रूट एल आएगा, तो आपके पास वेव फंक्शन कितना आ गया 1 बाई अंडर रूट एल ई टू द पावर आई पी एक्स बाई एच कट, ये चीज़ बन जाएगी आपके पास। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट बन जाएगा, ओके।